हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है CUET, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स या फिर वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका मॉक टेस्ट पेपर 8 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दिस क्लियरली मीन्स कि हम लोग 7 पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर ली है। यहाँ पर जो ये मॉक टेस्ट है स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली हम लोग जो है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से जो है पूरा हमारा ये मॉक टेस्ट होने वाला है। सो दैट मीन्स कि हम लोग MCQs जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है तो हर एक चैप्टर के वन शॉट रिविजन्स भी अवेलेबल है। अगर आपको एट द लास्ट मोमेंट रिवाइज करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। इसके अपार्ट MCQ के वीडियोस भी अवेलेबल है सारे चैप्टर्स के, तो आप लोग वहां से भी जो है अपनी और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो आई गेस कि ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी भी पता होंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर को। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ में स्टार्ट करेंगे। देखिए, हर एक पेपर में जो है आप लोगों को जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ना कंपलसरी है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो कि उसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। ये नहीं करना है कि अरे लास्ट वाले पेपर जैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। कुछ सेकेंड्स लेते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो देखो, टाइम अलाउड कितना होगा आपको? 45 मिनट्स। हर एक जो है डोमेन सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स आप लोगों को अलॉटेड है और हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए 200 मार्क्स का जो है पेपर होने वाला है, ठीक है। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 MCQs, अटेम्प्ट 40 आउट ऑफ 50, ठीक है। 50 MCQs होंगे, उनमें से आपको कोई भी जो है 40 MCQs को आंसर करना होगा, ठीक है। उसके बाद में करेक्ट आंसर या फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसमें आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। एनी इनकरेक्ट ऑप्शन जो है उसमें आपको -1 मिलेगा। दैट मीन्स अगर कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन है तो 1 मार्क्स जो है डिडक्ट होगा, ठीक है। अनआंसर्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क और 0 मार्क, ठीक है। अगर आपने आंसर नहीं किया या फिर आपने जो है उसे मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है तो 0 मार्क्स होगा। ऑलराइट, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को लग रहा है या जिसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो ऐसे केस में जो भी करेक्ट ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अगर आप जो है वहां पर उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हो और बोल देते हो कि ये क्वेश्चन जो है ये गलत था या ये जो है वापस इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो ऐसे केस में वो चीज एंटरटेन नहीं की जाएगी। अगर आप लोग वो सही ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपको जो है क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। If all options are found to be correct, then 5 marks will be allotted to all questions। और कोई भी जो कैलकुलेटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, वो परमिटेड नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में। जो 50 क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं, दैट मीन्स 50 MCQs देख लेते हैं, वेरियस काइंड के और वेरियस चैप्टर से जो है लिए गए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश इज द डोमेस्टिक इनकम। बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? ओके, कौन से एग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम कहलाता है? ऑप्शंस आर GDP at MP, NDP at FC, NNP at MP एंड GNP at FC। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? दैट वुड बी योर ऑप्शन B, NDP at FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वही हम बोले नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम में क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। हाउ डू वी गेट द प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट हमें कैसे मिलता है? विद द हेल्प ऑफ फिस्कल डेफिसिट। प्रॉपर इसका फॉर्मूला है, क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। तो अब यहाँ पर जो है आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। ऑप्शंस क्या हैं? बाय एडिंग इंटरेस्ट, बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट, बाय एडिंग नेट एक्सपोर्ट्स एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग नेट एक्सपोर्ट्स। क्या करते हैं हम? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है। एकदम ही इजी क्वेश्चन था ये भी, आई गेस कि अच्छे से क्लियर भी होगा आप लोगों को। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। If the amount of LRR is 20% and the initial deposit is 1000,
crores, then it will create the total amount of money in the economy equal to, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो गया आपका मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन वाला जो कंसेप्ट है वो हो गया। LRR से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट का कितना जो है मनी क्रिएट हो जाता है, उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर फॉर्मूला है, वही जो है फॉर्मूला हमें यूज करना होगा और बताना होगा कि टोटल कितना मनी जो है इकोनॉमी में बन जाएगा या क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय LRR मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स, राइट। ये फॉर्मूला होता है। अब LRR क्या है, LRR है आपका 20%, ओके। इस परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 100 कर देंगे तो परसेंट जो है वो साइन हट जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल डिपॉजिट से, दैट इज 1000, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट वुड बी 5000, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी 5000 करोड़, ठीक। आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। From the set of statements given in column A and column B, choose the correct pair of statement, ठीक है। That means correctly matched जो है वो हमें बताना है। Reduction of population, microeconomics, problem due to unemployment, microeconomics, shift in demand curve, microeconomics, and government expenditure on building of roads, microeconomics, ठीक है। तो बेसिकली आपके कॉलम बी में तो सारी जगह पर माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, कॉलम ए से आपको बताना है कि कौन सी चीज जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सही है। अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन की तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट हो गया, ठीक है। एक जगह का पॉल्यूशन या एक इंडिविजुअल पॉल्यूशन नहीं हटाना होगा, पॉल्यूशन रिड्यूस कर रहे हैं अगर तो वो हम ओवरऑल बात कर रहे होंगे, सो दैट मीन्स वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट क्या है, शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी भी है, तो वहां से जो है हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो 3C जो है ये क्या है, ये आपका करेक्टली मैच्ड पेयर है। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिशियल क्यों है, उसके पीछे के रीजंस। इट जनरेट्स इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, it makes use of chemical fertilizers and pesticides, it is produced in an environmentally sustainable way, and D is both A and C, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि ऐसी फार्मिंग करना जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनका यूज नहीं करना, ऑर्गेनिक चीजों का यूज करना जो कि एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी वजह से वो जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वही हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं केमिकली प्रोड्यूस्ड फूड ग्रेन्स की तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, राइट। एंड आज की डेट में बिकॉज ऑफ द हेल्थ कॉन्शियसनेस लोग जो है इतने केमिकल्स को जो है इनटेक नहीं करना चाहते हैं। क्या डिमांड हो रही है आजकल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, ठीक है, कि उन्हें जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए ताकि वो जो है ये केमिकल्स वगैरह जो है इनटेक ना करें। सो दैट मीन्स कि जो डिमांड है वो इसकी इंक्रीज हो रही है, एंड जो डिमांड है वो ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इंटरनेशनल लेवल्स पर जो है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस्ड जो गुड्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बेनिफिट क्या हो जाता है, इट जनरेट्स इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर मैं बी वाला ऑप्शन देखूं तो इसमें लिखा है इट मेक्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए जाते हैं। उसमें जो है बायो कंपोस्ट या हम बोले ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड जो पेस्टिसाइड्स होंगे, केमिकल्स होंगे, नॉट केमिकल सॉरी, जो फर्टिलाइजर्स है उन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या है, ये आपका गलत ऑप्शन है। सी वाला अगर हम देखें इट इज प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे,
तो अभी अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से भी बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी है, ठीक है, बेनिफिशियल है। तो ये भी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इट इज प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, क्योंकि ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। If India exports good worth 20 crores and imports good worth 30 crore, it will have a surplus of 10 crores in balance of trade, deficit of 10 crores in balance of trade, deficit of 50 crores in balance of trade, and D option is none of these. अब देखो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, हमें पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, राइट। एक्सपोर्ट्स आपके पास में कितने हैं, 20 करोड़ के, इम्पोर्ट्स हैं आपके पास में 30 करोड़ के। आंसर क्या आ गया, -10, माइनस साइन आया है, इसका मतलब कि डेफिसिट है, ठीक है। सो डेफिसिट ऑफ कितना करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ जो है ये देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस वन सिचुएशन। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी और ऑप्शन बी, डेफिसिट ऑफ 10 करोड़ इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक। आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट वाले पर। व्हेन अ पर्सन अरेंजेस ओन रिसोर्सेज टू अर्न लाइवलीहुड ही इज कॉल्ड वेज, कैजुअल वेज लेबरर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज एम्प्लॉयड। जब एक पर्सन जो है खुद ही के रिसोर्सेज अरेंज करता है उसकी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर हम खुद ही के जो है रिसोर्सेज लगा रहे हैं सो दैट मीन्स वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड, हम किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहे, हम किसी और के रिसोर्सेज पर वर्क नहीं कर रहे, हम अपने ही रिसोर्सेज जो है वो एम्प्लॉय कर रहे हैं और उन्हीं पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Why is minimum support price fixed by the government? गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों फिक्स करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस पर फिक्स किया गया, जो फार्म प्रोड्यूस गुड्स है उन पर। तो ये किसके बेनिफिट में जो है फिक्स किया गया होगा, फार्मर्स के बेनिफिट में, राइट, कि उन्हें जो है उनका एक फेयर अमाउंट ऑफ जो है उनकी इनकम हो सके। अदरवाइज जो बिग बिजनेसमैन्स हैं, जो बिग जो है वेंडर्स होंगे, वो उन्हें एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये फिक्स करती है। अब ऑप्शंस क्या है, फॉर गवर्नमेंट ओन बेनिफिट, to safeguard the interest of farmers, to safeguard the interest of consumers, and none of these. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, to safeguard the interest of farmers, ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो फार्मर्स को हेल्प करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन बी, ठीक। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Unemployment that occurs due to imperfections in the mobility of labor across different occupation is known as। जो अनएम्प्लॉयमेंट है किस टाइप का, जो कि अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ द मोबिलिटी ऑफ लेबर। इम्परफेक्शन ऑफ द मोबिलिटी ऑफ लेबर क्या हो गया, जैसे कि एक इंजीनियर जो है वो डॉक्टर की पोस्ट पर वर्क नहीं कर सकता, दिस इज इम्परफेक्शन ऑफ द मोबिलिटी ऑफ लेबर, ठीक है। सो ये जो है जिसमें कि स्किल, एक्सपर्टाइज, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है और उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि कोई काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसे कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ऑप्शंस आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सी इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आंसर होगा, दैट वुड बी ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि देखने के लिए तो सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअल में जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे ज्यादा लोग जो है किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व हैं। तो जब जरूरत से ज्यादा, रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं तो उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो कि क्लियरली जो है आपको दिख रहा है कि इतना जो है अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, उसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके इक्विलिब्रियम वाले स्टेट से जो है आपको लिंक करना होगा, दैट मीन्स ये अनएम्प्लॉयमेंट का कोई जो है हम टाइप नहीं बोलेंगे इसको,
ठीक है, सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पर आ जाओ। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज more than 1, is equals to 1, less than 1 and is equals to 0। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अगर जो परसेंटेज इंक्रीज है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में किसी भी कमोडिटी के, वो किससे लेस है, परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस से, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, दैट मीन्स कि प्राइस में थोड़ा चेंज, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा चेंज। तो जब थोड़े चेंज में ही ज़्यादा चेंज आप डिमांड में देखते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, या हम बोलेंगे कि हाईली इलास्टिक डिमांड की थोड़ा सा चेंज हुआ प्राइस में और डिमांड में जो है आपको बहुत सारा चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ईडी होता है वो किसके, वो उसका क्या रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज, अच्छा यहाँ पर है लेस देन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। क्या बोला गया है कि जो परसेंटेज इंक्रीज है क्वांटिटी डिमांडेड में वो लेस है किससे, परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस। तो ये कौन सा हो गया, लेस इलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन बोला गया है, दैट मीन्स फॉल इन प्राइस ज्यादा हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम हो रहा है। ठीक है, तो जब प्राइस में ज्यादा चेंज एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज, तो ऐसे पर्टिकुलर जो है इलास्टिसिटी को क्या कहा जाता है, लेस देन इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, राइट। या फिर हम इसे जो है क्या बोल देंगे, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ईडी इज लेस देन 1 वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है मिस्टेक मेरे साइड से हो गई, इसको ध्यान देना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है। ठीक है, मोर देन नहीं है, अगर मोर देन होता तो ये हाईली इलास्टिक डिमांड होता, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है लेस देन परसेंटेज चेंज इन फॉल इन प्राइस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ईडी वुड बी लेस देन 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इज। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एंश्योर टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, to eliminate the money lenders from the rural scene, to make available credit facilities to all the regions, and D option is all of these. So cooperative credit societies basically क्या कर रही थी, जो farmers हैं उन्हें credit वगैरह provide कर रहे थे, right? तो उनका जो main focus था वो क्या था, क्या ये सारे ही जो है ये basic objective थे cooperative credit societies के? So we can say कि बिल्कुल ये सारे ही जो है ये आपके जो cooperative credit societies है इनके बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, दैट इज ये इंश्योर करते थे कि फार्मर्स के पास में टाइमली फ्लो हो सके क्रेडिट का। उसके बाद में जो मनी लेंडर्स हैं उन्हें जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम से हटाना, रूरल क्रेडिट वाले सिस्टम से हटाना, ताकि जो मनी लेंडर्स है वो किसी भी फार्मर को या किसी भी जो है पुअर पर्सन को एक्सप्लॉइट ना कर सके। देन टू मेक अवेलेबल क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑल रीजन्स। ठीक है, सारे ही रीजन्स में जो है क्रेडिट फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाना, ये सारे ही जो है ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज। द करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज डेप्रिसिएशन। एनएफआईए किसके बीच का डिफरेंस होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का। एनआईटी किसके बीच का डिफरेंस हो गया, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का। ठीक है, एंड सब्सिडीज इज अ पार्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑल राइट, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। When there are infinitely small changes in price and demand, the method is used proportionate, geometric, percentage, all of the above। जब जो चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड है उनमें बहुत ही कम जो है चेंजेस होते हैं। ठीक है, बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल बोला गया है, दैट मीन्स एक काइंड से में भी बोल सकते हैं कि ऐसे चेंजेस जो कि नेग्लिजिबल है। तो ऐसे केस में आप कौन सा मेथड यूज करते हो इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए,
ऑप्शंस क्या क्या है, प्रोपोर्शनेट, ज्योमेट्रिक, परसेंटेज एंड ऑल ऑफ द अबव। अब देखो अगर हम बात करें अपने सिलेबस की तो उसमें हम लोगों ने जो है देखा तो था कि ये तीनों मेथड्स होते हैं, लेकिन इसमें से जो ज्योमेट्रिक मेथड है उसे हमने पढ़ा नहीं था, मतलब कि कैसे जो है उसमें हम लोग इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं ये नहीं पढ़ा था। अब ऐसे केस में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, देखो बहुत ही क्लियरली हमें पता है कि प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, लेकिन जब बिल्कुल ही इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस अगर होते हैं प्राइस एंड डिमांड में तो ऐसे केस में आप कौन सा मेथड यूज करते हो, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, जब एकदम स्मॉल स्मॉल से चेंजेस और अगर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम ज्योमेट्रिक मेथड को यूज करते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, cut in repo rate by RBI is likely to dash the demand for goods and services in the economy, increase, decrease, either A or B, neither A nor B। ठीक है, क्या बोला गया है कि रेपो रेट में कट। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से चार्ज करती है ऑन द लोन्स गिवन। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म का होता है, मतलब कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी लोन दिया गया है तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसे बैंक रेट कहते हैं, और जब शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई लोन्स जो है वो अगर दिए जाए तो उसमें जो है हम क्या कहते हैं कि वो आपका क्या है, वो आपका रेपो रेट है। ठीक है, सो अगर रेपो रेट कम हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है कमर्शियल बैंक की फ्रॉम सेंट्रल बैंक वो कम होगी। ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक को जो है ये अगर कम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लग रही है तो सिंपल सी चीज है कि उसका इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी पर भी आने वाला है। जो ये कट इन रेपो रेट है उसकी वजह से जो लोन्स हैं वो हमारे लिए जनरल पब्लिक के लिए भी क्या होंगे, जो है थोड़े सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, दैट मींस वी कैन से कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम चार्ज किया जाएगा, राइट, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा। लो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इनकरेज करता है लोगों को मनी जो है वो क्रेडिट पर लेने के लिए। ठीक है, वो इनकरेज क्यों करता है, क्योंकि दैट क्लियरली एंड सिंपली मींस कि अब जो है लोगों को बहुत ज्यादा जो है अमाउंट एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपकी जो एक जनरल पब्लिक के लिए जो है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई, हम लोग ज्यादा मनी को क्या करेंगे, लोन पर लेने वाले हैं। तो जब हम मनी ज्यादा जो है लोन पर लेंगे सो दैट मीन्स कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो इसका मतलब कि अब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्यों ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि अब लोगों के पास में पैसा है जो कि वो खर्च करके और अपनी जो नीड्स है वो पूरी कर सकते हैं। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, और अगर मनी सप्लाई डिक्रीज होती है तो जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज। ठीक, आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। द गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपके पास में बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सचेंज रेट फिक्स करती है किसके अंडर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम के अंदर। ऑप्शंस है आपके पास में, द स्टेटमेंट इज ट्रू, बी ऑप्शन है द स्टेटमेंट इज फॉल एज गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम, सी ऑप्शन है द स्टेटमेंट इज फॉल्स एज द गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट इन केस ऑफ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल आंसर होगा स्टूडेंट्स। देखो एलिमिनेट कर दें क्या हम सारे ऑप्शंस को, रॉन्ग ऑप्शंस को। अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तो इसमें जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है वो किसके बेसिस पर किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें तो इसमें जो है डिमांड सप्लाई भी होते हैं, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, साथ ही साथ जो है आरबीआई भी इंटरवीन करती है ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो एक डिजायर्ड लेवल में ही रहे। तो यहाँ पर जो है आरबीआई का रोल है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बी एंड सी ऑप्शंस आर रॉन्ग, डी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
when the environment fails to perform its third and vital function of life subsistence। जो environment है वो अपना third और जो vital function है life subsistence का वो कब जो है fail हो जाती है perform करने के लिए। आपके पास में कुछ 4 statements given है। resource extraction is above the rate of regeneration, waste generated are outside the assimilating capacity due to global warming, due to ozone depletion। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट है। अब ऑप्शंस देखो, बोथ 1 एंड 2, बी वाला है बोथ 3 एंड 2, सी है आपका ओनली 1 एंड डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। अब अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो फर्स्ट वाला जो है दैट इज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, ये हो जाती है आपका जो आपकी जो एनवायरमेंट है उसकी केयरिंग कैपेसिटी के आउटसाइड वर्क करना, कि जो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज का वो किससे ज्यादा है, उसके रीजनरेशन रेट से। तो ऐसे केस में जो है रिसोर्सेज वापस जो है रीगेन नहीं कर पाते हैं, रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, तो ये जो है ये आपके एनवायरमेंट के लिए थ्रेट है। सेकेंड चीज जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है, वेस्ट जनरेटेड आर आउटसाइड द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी। अगर आप एनवायरमेंट की एसिमिलेटेड कैपेसिटी या एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर जो है वेस्ट जनरेट करोगे तो ऐसे केस में वेरियस काइंड ऑफ जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी जो है ये आपका किस चीज में आंसर कर रही है कि अगर ये होता है तो जो लाइफ सब्सिस्टेंस वाला जो फंक्शन है वो एनवायरमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। उसके बाद में अगर हम ये दोनों देखें, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन, तो स्टूडेंट्स ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन है ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों चीजें हो रही है। ठीक है, इसलिए जो है ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि ये एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक बैड इफेक्ट्स देख रहे हैं हम लोग। ये जो चीज है ये नहीं बता रही कि अगर ये होगा तो जो एनवायरमेंट है वो उसकी जो थर्ड और वाइटल फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये तो सिंपली बता रहा है, ये दोनों जो चीजें हैं ये तो आपको बता रहा है कि एनवायरमेंट में आप जो हो प्रॉपर जो है चीजें नहीं कर रहे हो, उसकी केयरिंग कैपेसिटी, उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बाहर वर्क कर रहे हो, उसकी वजह से आपको जो है काफी जो है सीरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है लाइक दीज। ठीक, सो दीज आर द आउटकम्स ऑफ these both। ठीक है, या फिर हम ये बोलें कि these are the outcomes, जो कि हमें बता रहा है कि देख लो जो एनवायरमेंट है उसमें ये जो लाइफ सब्सिस्टेंस वाली जो चीज है, जो लाइफ सब्सिस्टेंस वाला फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है वो ढंग से, और इसका रिजल्ट आपको इनमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली थर्ड एंड फोर्थ आंसर को आप चूज नहीं करोगे। आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, जिसमें 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट दिया हो, दैट इज योर ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे केस में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन चूज मत करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। Tax reforms was one of the important reforms under liberalization policy. Which of the following are not a tax reform? ठीक है, जो टैक्स रिफॉर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट था किसके अंडर, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि टैक्स रिफॉर्म के अंडर नहीं आता है। Options are reduction in the rate of tax, reforms in indirect taxes, simplified tax payment process and devaluation of rupee। अब देखो बहुत ही क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये जो तीनों हैं ए बी एंड सी ये किससे रिलेटेड है, ये टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी में क्या बोला गया था कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें वेरियस चीजें कैसे करो, आप लिबरल करो, फ्री करो। ठीक है, मतलब कि इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, थोड़ा जो है उसे उसमें जो है फ्रीडम रखो। ठीक है, सो ये जो है टैक्सेस के थ्रू इसके अंडर जो टैक्सेस का रिफॉर्म किया गया था, तो अगर हम बोले रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स तो ये भी उसी का पार्ट होगा। उसके बाद में जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए रिफॉर्म्स तो ये भी उसी का पार्ट होगा, एंड सिंप्लीफाइड टैक्स पेमेंट प्रोसेस ये भी उसी का पार्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। फिर वहीं आता है एक थर्ड वाला, दैट इज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो कि आपके टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं होगा, राइट। ये जो है हम ये बोल सकते हैं कि ये फॉरेन रिफॉर्म से रिलेटेड है। सो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये आपका टैक्स रिफॉर्म नहीं होता है। ठीक, फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
The rate of increase in dash due to the unit increment in income is called marginal propensity to consume. जो increase in dash किसकी वजह से, जो unit increment है income में, वो हम कहते हैं marginal propensity to consume. That means आपको बोला गया है MPC is equals to change in Y होता है. आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ठीक है. So ex post consumption, ex ante consumption, both A and B, D is none of the above. अब थोड़ा सा जो है इस चैप्टर पर वापस ध्यान देना कि हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि हम जो सारी चीजें पढ़ेंगे वो किसके बेसिस पर पढ़ेंगे, एक्स एंड वेरिएबल के बेसिस पर, राइट. मतलब कि जो हमने एक्सपेक्ट किया है उसके बेसिस पर. एक्चुअल में क्या चीजें हो रही है वो हमने नहीं पढ़ा. हमने जो हर एक कंसेप्ट को पढ़ा है वो एक्स एंड वेरिएबल्स को लेकर पढ़ा है, राइट. सो अकॉर्डिंगली ये जो एमपीसी है इसमें भी हम क्या लेंगे, एक्स पोस्ट कंजम्पशन लेंगे, एक्स एंड कंजम्पशन लेंगे. दैट वुड बी और ऑप्शन बी, एक्स एंड कंजम्पशन, ठीक है. दैट इज जो प्लान्ड कंजम्पशन है वो यहाँ पर आएगा, ठीक. इंक्रीमेंट इन प्लान्ड कंजम्पशन, इंक्रीज, वो रेट ऑफ इंक्रीज तो वहां पर लिखा ही है, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन प्लान्ड कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है. सो आई गेस क्लियर है क्वेश्चन. एक्स एंड एक्स पोस्ट में जो है कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं. डैश इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या है. नेशनल इनकम क्या होती है, NNP@FC, और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, NDP@FC. दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नेशनल है और ये क्या है, ये है डोमेस्टिक, ठीक है. अब नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज NFIA. अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं माइनस NFIA कर दूंगी, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मैं प्लस NFIA कर दूंगी, ठीक है. सो दैट इज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, योर ऑप्शन ए, NFIA, ठीक है. फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम लोग अपने. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है. ऑप्शंस आर, a government budget is an annual financial statement showing item-wise estimates of expected revenue and anticipated expenditure during a fiscal year, ठीक है. Incorrect statement बतानी है आपको, okay? That means इस पूरे जो ये 4 statements हैं उनमें से कोई एक incorrect statement होगी, वो हमें correct choose करनी होगी. अब इसका B वाला देखो. A government uses monetary instruments of taxation and subsidies with a view of improving the distribution of income and wealth in the economy, ठीक है. यहाँ पर क्या लिखा गया है, monetary instrument. Then C वाला है आपका, a government undertakes commercial activities that are of the nature of natural monopolies and which are established and managed for social welfare of the public. और D है आपका, a government reduces the inequality in the distribution of income and wealth by imposing taxes on the rich and giving subsidies to the poor or spending more on wealth of the poor, ठीक है. अब इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा. देखो चारों ही जो है स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी. अगर मैं अपनी बी वाली स्टेटमेंट देखूं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स. सिंपल सी चीज है, जो इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट यूज करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स. और जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कौन यूज करता है, सेंट्रल बैंक, राइट, दैट इज RBI. सो ये जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर टर्म दे दिया है, इसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है, ठीक है. बाकी की जो तीनों स्टेटमेंट दी गई है वो एकदम जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, वो गवर्नमेंट बजट को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है. All right, so I guess question clear है. Next वाले पर आते हैं. The WTO was founded as a successor organization of, जो WTO है that is World Trade Organization है, वो किसका सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब कि कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस कर कर जो है WTO बनाया गया था. ऑप्शंस आर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड, सी है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड्स, दैट इज GATT, एंड डी ऑप्शन है इंटरनेशनल बैंक फॉर
फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप लोग आज भी देखते हो, IBRD अगर हम बात करें तो ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, और ये भी जो है ऑपरेट हो रही है। नाबार्ड जो है वो तो आपकी एक जो है डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, और जो आपका WTO है वो क्या है, वो तो एक आपका पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वहां से भी क्लियर हो गया कि वो नहीं हो सकता। देन कम्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, तो यही जो है इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया गया था, सक्सीड किया गया था, या हम बोले कि रिप्लेस किया गया था बाय WTO। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन सी। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, Which of the following is a reason for the direct participation of states in the industrial development? इनमें से क्या है जो कि रीजन है किस चीज का, जो स्टेट दैट मीन्स गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसमें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। ठीक है, ऑप्शंस आर लैक ऑफ कैपिटल, growth with social justice, low inducement to invest and all of these। क्लियरली हमें ये बताना है कि इनिशियल फेजेस में जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमें जो है अपनी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें देखने को क्यों नहीं मिला। हर एक जो चीज थी वो गवर्नमेंट के अंडर ही क्यों थी, या गवर्नमेंट को जो है खुद ही को सारी चीजें क्यों रन करनी पड़ रही थी। क्या लैक ऑफ कैपिटल था लोगों के पास में, बिल्कुल लोगों के पास में मनी नहीं था कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके, और सेकेंड चीज इतनी नॉलेज नहीं थी, और बहुत ही उन्हें जो है रिस्की लग रहा था कि पता नहीं अगर मनी लगाया तो वो यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा, रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो लैक ऑफ कैपिटल है वो बिल्कुल रीजन है। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड ऑल ऑफ दीज, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि ग्रोथ हो किसके साथ में, सोशल जस्टिस के साथ में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है वो अगर ग्रोथ कर रही है या गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में है तो गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी फॉर दी सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट मोटिव से वर्क करता है, तो हो सकता है कि सोशल वेलफेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर ध्यान ना दे। देन लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इनिशियली जो है प्राइवेट सेक्टर जो थे या जो हम बोले कि जो इंडिविजुअल्स थे वो इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, उनमें जो है उतनी इंड्यूसमेंट नहीं थी, वो उनकी जो है इतनी मर्जी नहीं थी इन्वेस्ट करने की। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कॉज्ड बाय, जो डीके है जो हम बोलेंगे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ये हैंडीक्राफ्ट्स का प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, competition from British goods, decline in demand, all of the above। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज लगाई थी, राइट। दैट मीन्स वो जो है बहुत हाई टैक्सेस लगा रहे थे हमारे गुड्स पर, उसकी वजह से हमारे गुड्स जो हैं वो हम ही लोगों के लिए क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे थे। सेकेंड चीज़, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ओके, मतलब कि इंडिया से बाहर कहीं पर जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ब्रिटेन, तो बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्सेस चार्ज किए जा रहे थे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इन गुड्स की प्राइजेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल डिमांड थी वो भी कम हो रही थी। ठीक है, सो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी है ये आपका हम बोलेंगे किस चीज को लीड कर रही थी, ये जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है जेके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में लीड कर रही थी, राइट। और यही जो है इसी से आप डिक्लाइन इन डिमांड पर जा सकते हो। देन कम्स कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स। अब अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो ब्रिटिश गुड्स जो कि मशीन बेस्ड गुड्स थे, जो कि ज्यादा बेटर गुड्स थे, बिकॉज यहाँ पर जो है लोगों के पास में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने जो है हाई क्वालिटी के गुड्स वगैरह बना सके, तो वो गुड्स जो है वो क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे, साथ ही साथ वो जो गुड्स थे वो चीपर रेट्स में मिल रहे थे एज कंपेयर टू दी डोमेस्टिक गुड्स। तो इसके लिए जो है ब्रिटिश गुड्स से भी जो कंपटीशन था उसमें भी जो हमारी डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं वो compete नहीं कर पा रही थी। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू, जो डिक्रीज है कैश रिजर्व रेशियो में उसकी वजह से क्या होगा, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड,
rise in aggregate demand, no change in aggregate demand, fall in general price level. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये वो रेशियो होता है या ये वो पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होता है जो कि कमर्शियल बैंक को एज अ रिजर्व रखना होता है किसके पास में? सेंट्रल बैंक के पास में. दैट मीन्स अगर आपका कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा अमाउंट एज अ रिजर्व किसके पास में रखना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक के पास में. एंड कमर्शियल बैंक उतना ही कम अमाउंट लेंड कर पाएंगी. लेकिन अगर कैश रिजर्व रेशियो कम है, ठीक है, मतलब कि कम हुआ है, सो दैट मीन्स कि अब जो है कमर्शियल बैंक को कम रिजर्व एज अ कम डिपॉजिट एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास में. दैट मीन्स कि अब जो है कमर्शियल बैंक के पास में ज्यादा मनी होगा लेंड करने के पर्पज से. ठीक है, सो कमर्शियल बैंक अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगी. लेंडिंग रेट बढ़ाएगी तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो मनी सप्लाई है वो हो रही है इंक्रीज. ठीक है, और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर क्या इफेक्ट होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी. ठीक है, सो जो डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो है उसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी एंड अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज होगी. ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन बी. सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज राइज इन एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. अब जो है हमारे पास में एक मैच द पेयर वाला जो है क्वेश्चन आया है. देखते हैं क्या गिवन है. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2. कॉलम 1 में आपके पास में यूटिलिटी, कॉलम 2 में है ब्रेड एंड बटर. नॉर्मल गुड्स, राइज इन प्राइस, कंट्रैक्शन इन डिमांड, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी to satisfy human wants and complementary goods positively related. ठीक है, अब अगर मैं बोलूं यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी को हम बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ठीक, देन अगर मैं बोलूं कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड किसकी वजह से होगी? डिमांड कम हो रही है बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस. तो आपका 1A भी गलत, 3C भी गलत. फिर आता है क्या? आपका नॉर्मल गुड्स. अब हमने देखा कि जो राइज इन प्राइस है वो तो इसका पार्ट है, दैट मीन्स नॉर्मल गुड्स का पार्ट नहीं होगा. तो नॉर्मल गुड्स वाला भी जो है ये क्या होता है? आपका रॉन्ग पेयर होता है. ठीक है, नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ये हम उन गुड्स को बोलते हैं जो इनका इनकम के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. विद राइज इन इनकम इनकी डिमांड बढ़ती है, विद फॉल इन इनकम इनकी डिमांड भी जो है फॉल होती है. ठीक है, अब लास्ट वाला अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सो दीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड. जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. एग्जाम्पल ले लें अपना, जो एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम हर एक चीज को अभी तक समझते आए हैं, दैट इज व्हाट? कार एंड पेट्रोल. ठीक है, अगर कार की जो है प्राइसेस कम हो गई, ठीक, या फिर मैं बोलूं प्राइस को छोड़ो, हम डायरेक्ट डिमांड पर जाते हैं. अगर प्राइस की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है वो क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग अगर कार डिमांड कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, सो दैट क्लियरली मीन्स कि उसको चलाने के लिए उसका जो फ्यूल है वो भी चाहिए, तो उसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी. वही अगर कार की डिमांड कम हो जाए तो इनकी भी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. ठीक है, तो आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ये पॉजिटिवली रिलेटेड गुड्स होते हैं. ठीक है, सो आपका जो 4D है ये क्या होगा? ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. तो आपका ऑप्शन डी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन. ऑल राइट, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. Which of the following is a component of capital account? इनमें से हमें बताना है कि कैपिटल अकाउंट का कौन से हैं जो कि कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या नोट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स? वो सारे ट्रांजेक्शंस, वो सारी चीजें जो कि असेट या लायबिलिटी पर जो है अफेक्ट करती है. ठीक है, जो आपके गुड्स वाली चीज अलग होती है, जैसे कि मशीनरीज वगैरह है, तो ये हमारे एसेट्स में नहीं आएंगे. जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं वो आपके गुड्स हो जाते हैं. ठीक है, वो आपके गुड्स का पार्ट होंगे, करेंट अकाउंट का पार्ट होंगे. जो आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं वो आपके एसेट एंड लायबिलिटीज जो हैं वो आने वाली है. ठीक, सो क्या क्या चीजें हैं? लोन्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड ऑल ऑफ दीज. आपको बताना है कि कैपिटल अकाउंट में आप किस किस चीज को नोट डाउन करोगे. ऑप्शन वुड बी ऑल ऑफ दीज. लोन्स जो कि लायबिलिटीज होती है, इन्वेस्टमेंट जो कि आपका एसेट होता है, एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि आपका एसेट है और एसेट में अगर चेंज है तो वो चीज भी आप आपके
कैपिटल अकाउंट में नोट डाउन करने वाले हो। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which one of the following is a reason for poor human capital formation in India? इनमें से क्या है जो कि रीजन है किसका, पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंडिया में? ऑप्शंस आर ब्रेन ड्रेन, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज एंड बोथ ए एंड सी। अगर मैं बी वाले ऑप्शन पर आऊं स्टूडेंट्स, तो दिस इज लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में लो ग्रोथ, क्या ये चीज आपको इंडिया में देखने को मिलती है? नहीं, हम लोग देखते हैं हाई ग्रोथ, राइट। यहाँ पर अगर हाई ग्रोथ होता तो हम बोलते कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ये लो ग्रोथ है, तो ये चीज जो है ये हम इंडिया में नहीं देखते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद में ब्रेन ड्रेन, क्या ब्रेन ड्रेन आप लोगों को देखने को मिला है इंडिया में? बिल्कुल देखने को मिला है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्री में और वहां पर वर्क करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज उनके पास में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्रीज में और वहां पर वर्क करते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास में जो ह्यूमन कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे कि ये डिफिशियंसी है या ये रीजन है एक पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। और जब हमारी कंट्री के जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन्स हैं वो अगर ड्रेन हो जाएंगे, राइट, मतलब कि हमारी कंट्री का जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्टाइज्ड लोग हैं, अगर वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्री में, तो वो हमारे लिए बेनिफिटेड कैसे होगा, राइट। अगर वो यहीं पर ही रहेंगे तो वो और भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, और भी जो है चीजें क्रिएट होंगी, और भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री बनेगी। अल्टीमेटली हर एक चीज के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो ब्रेन ड्रेन जो है वो आपका एक क्या आता है, रीजन ऑफ पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देन इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, इंडिया में क्या इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं एज कंपेयर टू पॉपुलेशन? अगर हम देखें तो हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन तो बहुत इंक्रीज हो रही है, लेकिन उस पॉपुलेशन को कंप्लीटली फीड करने के लिए, उस पॉपुलेशन के वेलफेयर में सारी चीजें करने के लिए इतने रिसोर्सेज हमारे पास में नहीं है। तो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज जो है वो भी एक रीजन है किस चीज का, पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Factor cost is the market value, money value, transfer value and none of the above। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फैक्टर कॉस्ट बोला गया है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट वैल्यू होती है क्या? नहीं, मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट तो आपको बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना जो है कॉस्ट इनकर किया गया है। ठीक है, कितने अमाउंट में जो है कोई भी एक प्रोडक्ट का कंप्लीटली जो है प्रोडक्शन हुआ है अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस। ठीक है, उसमें फिर टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होकर वो मार्केट प्राइस में आता है, लेकिन उसके पहले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें जो है कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ा तब जाकर एक जो पर्टिकुलर गुड है वो प्रोड्यूस हुआ, वो आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। तो मार्केट वैल्यू जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ट्रांसफर वैल्यू, ट्रांसफर वैल्यू क्या हो गया, कुछ भी जो है कहीं से भी एक चीज बना के दे दी फैक्टर कॉस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसके हिसाब से आपकी ट्रांसफर वैल्यू भी जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। अब अगर मनी वैल्यू आप लोगों को लग रहा है कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो है वेरियस डेफिनेशंस पढ़ी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं एनडीपी एट एफसी, तो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें मैं क्या बोलूंगी, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो प्रॉपर टर्म्स हमें यूज करने होते हैं, इट इज द नेट मनी वैल्यू। मनी वैल्यू क्यों बोला, क्योंकि एफसी है। वही अगर यहाँ पर हमारे पास में एनडीपी एट एमपी होता तो हम बोलते हैं इट इज द नेट मार्केट प्राइस। ठीक है, या नॉट मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू हम बोलते हैं कि इट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और वहीं जब एनडीपी एट एफसी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। दोनों डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस आया, मनी वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू का। क्यों आया, बिकॉज एक फैक्टर कॉस्ट पर एक मार्केट प्राइस पर है। ठीक है, तो जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या होती है, वो होती है मनी वैल्यू। दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक, फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेम अ पेस्टिसाइड विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। एक पेस्टिसाइड का नेम हमें बताना है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ऑप्शंस आर केमिकल पेस्टिसाइड, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, यूरिया एंड नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। अब अगर मैं क्लियरली देखूं तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, वहां पर क्या लिखा है केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल दैट मींस एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। अगर मैं सी ऑप्शन देखूं यूरिया, तो ये भी जो है ये भी एक केमिकली प्रोड्यूस्ड ही होता है, ठीक है, सो इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। वहीं अगर बी ऑप्शन देखा जाए नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, जो नीम है उनसे पेस्टिसाइड बनाया गया, तो क्या ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा? बिल्कुल होगा। ये आप यूज कर रहे हो विद दी हेल्प ऑफ एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स जो कि इजीली जो है एब्जॉर्ब कर सकती है एनवायरमेंट, ये हार्मफुल नहीं होते हैं। तो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट्स में क्या इंक्लूड करते हैं? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। स्टूडेंट्स, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? ये वो डिपॉजिट है जो कि, या ये वो मनी है जो कि डिपॉजिटेड होता है बैंक के पास में, लेकिन उसे हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी डिमांड पे, ठीक है, और हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि बैंक जो है वो हमें अपना मनी जो है वो देने से मना नहीं करेंगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की, तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स जो है वो ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जिनमें हम लोग मनी को सेव करते हैं, दैट मीन्स डिपॉजिट करते हैं, एंड ऑन आर चॉइस हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं, ऑन आर नीड हम लोग उसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है ये चीज नहीं है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ये वाला कोई प्रोविजन नहीं होता है। दैट मीन्स सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है वो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है। लेकिन अगर वही मैं देखूं फिक्स्ड डिपॉजिट को, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? ये ऐसा डिपॉजिट होता है जिसमें कि आप एक अमाउंट ऑफ मनी है वो डिपॉजिट करते हो बैंक के साथ में एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। जब तक वो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होता, दैट मींस जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है आपके इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, तब तक आप मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स ये नहीं कि आज जो है मुझे जरूरत है, मैंने 500 निकाल लिया, कल मैंने 1000 रुपीज निकाल लिए, ये चीज आप फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ में नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन ए है ये गलत होगा, क्योंकि इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी लिखा गया है। अब अगर मैं बी ऑप्शन पर आऊं, दैट इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? ऐसे डिपॉजिट्स जिन्हें कि आप विड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम, ओके, उन पर जो है विड्रॉ करने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। सो दैट मींस कि करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स जो हैं वो भी आपके डिमांड डिपॉजिट्स का ही पार्ट होंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट। फिर सी वाला ऑप्शन है करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब यहाँ पर फिर से जो है फिक्स्ड डिपॉजिट आ गया, जिसकी वजह से ये वाला गलत ऑप्शन होता है, एंड ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स भी नहीं हो सकता है। हम लोगों ने अभी देखा कि एक काइंड ऑफ डिपॉजिट है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि आपके डिमांड डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता है। सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is playing a major role in micro credit needs? इनमें से क्या है जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है किसमें? माइक्रो क्रेडिट नीड्स में। ऑप्शंस हैं कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड नाबार्ड। अब अगर देखा जाए तो सारी ही चीजें जो है ये रूरल बैंकिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसमें से आपको बताना है कि माइक्रो क्रेडिट में कौन हेल्प कर रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम माइक्रो क्रेडिट, दैट मीन्स छोटा अमाउंट का अगर हम क्रेडिट बोले, तो वो आपको वो जो नीड्स है वो कहाँ से फुलफिल होती है? इनमें से कौन सा जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है या चीज है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये माइक्रो क्रेडिट में हेल्प करता है? दैट इज योर ऑप्शन सी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ये जो है ये आपको माइक्रो क्रेडिट्स, एकदम छोटे छोटे क्रेडिट्स नहीं देंगे। एंड नाबार्ड जो है वो तो एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है ऑफ रूरल बैंकिंग, ठीक है। वही हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो ये एक काइंड ऑफ एक ग्रुप हम बोलेंगे जिसमें कि 8 to 10 पीपल होते हैं, एंड वो
हर मंथ एक जो है एक स्टिपुलेटेड अमाउंट जो होता है वो डिपॉजिट करते हैं, लेट्स से 1000 रुपीज या 100 रुपीज, अकॉर्डिंगली जो भी उनके बीच का क्या हुआ है, जो भी उनके बीच की बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है, एग्रीड है वो चीज, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि 1000 रुपीज जो है वो पूरे 10 मेंबर्स ने क्या किया, डिपॉजिट किया। अब वो 10 मेंबर्स का 1000 मिलाकर 10,000 हो गया। वो 10,000 उन 10 में से किसी भी एक पर्सन को दे दिया जाएगा जिसे कि एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है। फिर जो नेक्स्ट राउंड होता है, हर मंथ ये राउंड्स चलते हैं, तो जो नेक्स्ट राउंड होता है उसमें फिर से 1000 मनी जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। फिर वो 10,000 किसी दूसरे पर्सन को दिया जाएगा, लास्ट मंथ जैसे दिया है उसे ना देकर किसी और पर्सन को जो है वो 10,000 मनी दिया जाता है। ये होते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। ये खुद की मदद खुद ही करते हैं, ऑलराइट। लेकिन हम ये बोलेंगे कि ये बिल्कुल जो है लीगल टर्म्स पे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई गई थी ताकि लोगों में जो एक सेविंग की हैबिट भी बने, साथ ही साथ उन्हें जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे ना करना पड़े ये जो है लोन्स लेने के लिए फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, और ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। द टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ डैश इन अ कंट्री। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है डिफरेंस देखते हैं, लेकिन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट, सर्विसेज, इनविजिबल गुड्स एंड नन ऑफ दीज। अब अगर मैं बात करूं सर्विसेज और इनविजिबल की, तो दोनों एक ही चीज होती है, राइट। जो विजिबल गुड्स हैं उन्हें हम सिंपल टर्म्स में बोले तो गुड्स बोल देते हैं, और जो इनविजिबल आइटम्स हैं, जो इनविजिबल गुड्स हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनविजिबल गुड्स नहीं होते हैं, बेसिकली इनविजिबल आइटम्स होते हैं। तो इनविजिबल आइटम्स आर व्हाट, सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज और इनविजिबल जो है वो एक ही चीज होती है। अब हम जब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम विजिबल आइटम्स लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो है हम लोग देखते हैं कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। सो अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज गुड्स, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following is the determinant of market demand? इनमें से कौन सा है जो कि मार्केट डिमांड का डिटर्मिनेंट है? ऑप्शंस आर इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, सीजन एंड वेदर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। अब जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मार्केट डिमांड में वो सारे फैक्टर्स भी आते हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसके अपार्ट और भी जो है एडिशनल डिटर्मिनेंट्स या एडिशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज आपके पास में अगर इंडिविजुअल डिमांड से रिलेटेड अगर उसके फैक्टर्स गिवन है और आपसे बोल दिया जाए कि इसमें से मार्केट डिमांड के कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे, वो सारे जो भी इंडिविजुअल डिमांड के वो सारे आपके मार्केट डिमांड में आने वाले हैं, ठीक है। इसके अपार्ट जैसे कि जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी आपके, ठीक है, जो नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट में वो आ जाएंगी। इस वजह से जो है और भी एडिशनल चीजें जो है आपके मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बनते हैं। तो अगर एट प्रेजेंट देखूं इन ऑप्शन में से, तो जो इनकम है कंज्यूमर्स की वो डिफाइन करती है या वो जो है अफेक्ट करती है किसको, डिमांड को। सीजन और वेदर भी अफेक्ट करता है, सीजन के हिसाब से जो है चीजें खरीदी जाती हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो इनके जो प्राइसेस हैं वो भी अफेक्ट करते हैं किसको, डिमांड को। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। Read the following statements carefully and choose the correct alternatives given below. हमें जो है ये स्टेटमेंट्स को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद में जो अल्टरनेटिव्स हैं, दैट मीन्स ये जो कि बोल रहा है बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ दी स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, इनमें से जो है हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। दैट मीन्स बेसिकली हमें ये बताना है, जो हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उसमें हमें ये डिटरमाइन करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, ये चीज जो है ये हमें देखनी होगी, ठीक है। तो अब जो है अपनी स्टेटमेंट्स पर आते हैं। स्टेटमेंट 1 है आपकी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पसेस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो उन एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं जो कि किसी भी पर्पस से इनकर किए गए हैं, अदर देन कौन से पर्पस से, कि वो जो है कोई भी काइंड ऑफ क्रिएशन कर रहे हैं, किस चीज का, फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स का
ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है असेट्स पर इफेक्ट नहीं हो रहा है, अफेक्ट्स जो असेट्स हैं वो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि वो जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद में जो स्टेटमेंट 2 है ये क्या लिखी हुई है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू दोज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये उन सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड है जो कि इनकर किए जाते हैं। क्यों? फॉर दी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है। डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगे। सो आपकी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स कैसी है? दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, दैट मीन्स ट्रू है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। ऑप्शन ए है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हम लोगों ने भी यही देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी क्या है? ट्रू है। सो अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सार्क स्टैंड्स फॉर, हमें जो है सार्क का क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशिया असिस्टेंस फॉर रीजनल कॉपरेशन, सर्व आर्थिक एसोसिएशन फॉर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट एंड सदर्न एशियंटिक एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। बहुत ही इजी आंसर है अगर आप लोगों ने एक बार भी इसको पढ़ा होगा तो। देखो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा? दैट वुड बी योर ऑप्शन ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल हम क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वेरियस कंट्रीज इसका पार्ट है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। शॉर्ट पीरियड क्रेडिट इज नीडेड फॉर, जो शॉर्ट पीरियड क्रेडिट है वो किस चीज के लिए नीडेड होता है? मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, परचेज ऑफ न्यू लैंड, परचेज ऑफ सीड्स एंड मैन्योर्स, परचेज ऑफ मशीनरी। क्या बोला जा रहा है? शॉर्ट पीरियड क्रेडिट, ठीक है। शॉर्ट पीरियड क्रेडिट इसका मतलब कि कोई जो है आपकी जिसमें कम अमाउंट की जरूरत है ऐसा क्रेडिट होगा, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए क्रेडिट की जरूरत होगी। और जो शॉर्ट पीरियड क्रेडिट है बेसिकली वो आपको क्या बताएगा? जो शॉर्ट पीरियड क्रेडिट है वो आपको ये बता रहा है कि आप जो हो कम अमाउंट का एक्सपेंस इनकर करने वाले हो। सो इनमें से सबसे कम अमाउंट का एक्सपेंस हमें किस में देखने को मिल रहा है? दैट इज परचेज ऑफ सीड्स एंड मैन्योर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड तो इसमें जो है बहुत सारा मनी लगेगा। बहुत सारा मनी इसका मतलब कि हम जो एक फार्मर है वो शॉर्ट पीरियड में उसे रीपे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो लॉन्ग टाइम पीरियड लेगा ताकि वो आराम से धीरे धीरे जो है रीपे कर पाए। उसके बाद में परचेज ऑफ न्यू लैंड, परचेज ऑफ न्यू लैंड जो आपका ए वाला है उससे भी ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट, राइट। तो ऐसे केस में जो है लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिया जाएगा ताकि एक जो फार्मर है वो आराम से जो है एक उसके ऊपर बर्डन ना आए और वो आराम से धीरे धीरे करके जो है वेरियस इंस्टॉलमेंट्स ले ले और उस लोन को रीपे कर दे। देन परचेज ऑफ मशीनरी एज कंपेयर टू सीड्स एंड मैन्योर, ज्यादा मनी लगेगा मशीनरी को खरीदने में, तो उसमें भी जो है लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिया जाएगा ताकि एकदम से जो है बर्डन ना हो और स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो लोन कंप्लीट हो सके, ठीक है। सो आपका जो शॉर्ट पीरियड क्रेडिट है वो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? परचेज ऑफ सीड्स एंड मैन्योर्स के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। व्हाट वैल्यू कैन द डेप्रिसिएशन नेवर हैव, क्या वैल्यू है जो कि डेप्रिसिएशन की कभी नहीं हो सकती है? जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नन ऑफ द अबव। जीरो डेप्रिसिएशन हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं बोल सकती हूँ कि इस ईयर में ये पर्टिकुलर मशीनरी है जिसमें कि कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है, ठीक है, दैट इज जीरो डेप्रिसिएशन। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। मतलब कि एक अगर हम रेयर केस सिनेरियो भी देख लें तो ये जो है इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जीरो जो है क्या है आपका डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। उसके बाद में पॉजिटिव, डेप्रिसिएशन पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल, ये तो बहुत ही क्लियर है, हमें पता है डेप्रिसिएशन पॉजिटिव होता ही है, राइट, कि इतना
इतना अमाउंट 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, दिस इज पॉजिटिव। कैन डेप्रिसिएशन बी नेगेटिव? नो, डेप्रिसिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि -500 का डेप्रिसिएशन लगा, ये माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो होता ही नहीं है, राइट? या तो डेप्रिसिएशन होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है तो वो जीरो आएगा, नेगेटिव डेप्रिसिएशन नहीं होगा, ठीक है? सो दैट मीन्स कौन सी वैल्यू डेप्रिसिएशन की नहीं हो सकती? कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है? फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स व्हेन, ब्रेक इवन पॉइंट कब ऑकर होता है? y इज इक्वल्स टू s, s इज इक्वल्स टू o, y इज इक्वल्स टू c एंड d ऑप्शन इज बोथ b एंड c। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि कौन सा पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जब कंजम्पशन एंड इनकम क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाए, एंड उस पॉइंट पर जो सेविंग्स है वो क्या होती है? वो जीरो होती है, ठीक है? तो जब कंजम्पशन एंड क्या बोल रहे हैं हम, इनकम इक्वल है, सो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू c वाली कंडीशन है, ठीक है? एंड जो s इज इक्वल्स टू, इसे जीरो करो, ओ मत करना, दिस वुड बी जीरो, ठीक है? तो s इज इक्वल्स टू क्या है? s इज इक्वल्स टू जीरो है। क्या ये चीज भी होती है? बिल्कुल होती है। जब कंजम्पशन एंड सेविंग इक्वल है तो जो सॉरी कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जब कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल है तो उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि सेविंग्स हो ही नहीं रही है, राइट? तो सेविंग्स किसके इक्वल होगी? सेविंग्स आपके जीरो के इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी, ठीक है? दैट इज सेविंग्स भी जीरो होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर, एंड जो इनकम है वो किसके इक्वल है? कंजम्पशन के इक्वल है, ठीक है? फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आसियान स्टैंड्स फॉर, अब जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो है हमें क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। एशियन सदर्न ईस्टर्न अमेरिकन नेशंस, ऑल साउथ ईस्ट अमेरिकन नेशन, Association of Southeast Asian Nations and Association for Smooth Economic Activity of Nations। अब इसका भी बहुत सिंपल आंसर है, अगर आपने एक बार भी कहीं पे पढ़ा होगा ना तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दैट वुड बी योर ऑप्शन सी, Association of Southeast Asian Nations, ठीक है? फिर आगे चलिए नेक्स्ट पर। Which of the following is not related to agricultural marketing? इनमें से क्या है जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शंस आर स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक बार जब एक जो भी फूड ग्रेन्स हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए? वो हार्वेस्ट हो जाए, वो अब जो है रेडी हो, उनका स्टोरेज करना, उनमें और प्रोसेसिंग करना, ये सारी चीजें, ठीक है? एंड उन्हें सेल आउट करना, ये सब कुछ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है। दैट मींस आफ्टर हार्वेस्टिंग जो चीजें हैं वो मार्केटिंग का पार्ट होंगी, कि क्योंकि आपको सेल आउट करना है इसलिए आप उसमें जो है वेरियस प्रोसेसिंग कर रहे हो और ये सारी चीजें, राइट? लेकिन उस हार्वेस्टिंग के पहले वाली जो भी चीजें हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट होगी? नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं हमारा डी वाला ऑप्शन, दैट इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो जब तक आपके प्रोड्यूस जो है, आपके जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह है वो जब तक हार्वेस्ट नहीं होंगे उसी के पहले आप फर्टिलाइजर्स यूज करोगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग आप फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करने वाले हो, ठीक है? सो अकॉर्डिंगली इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है? बाकी की ये जो सारी चीजें हैं, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, ये सब कुछ जो है आपकी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है? फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following countries growing mainly due to tertiary sector? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बोथ ए एंड बी। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि मेनली किसकी वजह से ग्रो कर रही है? टर्शरी सेक्टर की वजह से ग्रो कर रही है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। इंडिया में हम देखते हैं कि टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ करवा रहा है कंट्री का, ठीक है? कंट्री की, और सबसे ज्यादा जो जॉब्स है वो भी आपको आज की डेट में जो है किसमें देखने को मिलती है? टर्शरी सेक्टर में। हमारी जो कंट्री वो एग्रीकल्चर सेक्टर से, दैट मींस प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली शिफ्ट कहां हुई है? टर्शरी सेक्टर पर। बीच में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें इतनी ग्रोथ नहीं दिखी है, ठीक है? और जो चाइना है उसमें कैसे जो है ग्रोथ आप देख रहे हो?
प्राइमरी सेक्टर, देन उसके बाद में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड जो है टर्शरी सेक्टर। दैट मीन्स वहां पर भी जो प्राइमरी सेक्टर है उससे जो शिफ्ट हुआ है टू द जॉब्स एंड टू द ग्रोथ पर्पस, तो वो जो है आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में देख रहे हो, ठीक है। तो जो टर्शरी सेक्टर की वजह से जो है कौन सी कंट्री जो है वो ग्रो कर रही है, अगर इन तीनों में से हमें बताना हो, सो दैट वुड बी योर ऑप्शन ए, इंडिया, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following will be excluded when one is calculating national income through the value added method? अगर value added method से जो है national income को calculate किया जा रहा है तो किस चीज को जो है exclude किया जाएगा? Options are intermediate goods, services for self consumption, second hand goods and all of the above, ठीक है। कौन सी मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड है, और हमें बताना है कि हम किन चीजों को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब कि इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को हम देखें तो हम इसे इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ फाइनल गुड की जो प्रोडक्ट है, फाइनल गुड की जो प्राइस है, जो वैल्यू एडेड है, सिर्फ उसे लेते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम अलग से इंक्लूड नहीं करते, बल्कि उसको माइनस कर देते हैं जो हमारा फॉर्मूला है उसमें, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? वैल्यू एडेड माइनस जो है आपका, सॉरी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड करते हैं तो वैल्यू एडेड मिलता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज करते हैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। सो दैट मीन्स आप लोग इंटरमीडिएट गुड को क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो, ठीक है, इसे यूज नहीं करते हो। या फिर आप या तो वैल्यू एडेड को डायरेक्टली ऐसे निकालते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, उसमें फिर हम और कुछ नहीं लेते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है, और एक्सक्लूडेड वाले हमें बताना है। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी सर्विस का हमने जो है प्रोडक्शन किया तो हम उसे यूज नहीं करते हैं, राइट, उसे जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करना मुश्किल होता है। जैसे कि सर्विसेज ऑफ द हाउसवाइफ, ये खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो है की गई ना, लेकिन क्या उसे इंक्लूड करते हैं हम कभी भी नेशनल इनकम में? नहीं करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड हैंड गुड्स आप नहीं लोगे, अगर सेकेंड हैंड गुड्स को आप इंक्लूड करोगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, राइट। एक बार ऑलरेडी जो है उसकी वैल्यू जब वो पहली बार प्रोड्यूस हुए थे तब इंक्लूड हो चुकी है, तो अब जो है सेकेंड टाइम उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये सारे ही जो है ये एक्सक्लूड किए जाते हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में से। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का इनमें से क्या लिमिटेशन है? It helps in formulating government policies. Microeconomics fails to explain the functioning of an economy as a whole. It cannot explain unemployment, poverty, illiteracy and other problems prevailing in the country. And D option is both A and B. ठीक है, limitations बताने हैं आपको किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या ये जो है आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है? नहीं करती है। दिस इज द लिमिटेशन, ठीक है, ये लिमिटेशन है, ये हेल्प नहीं करती है। देन बी वाला अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज अ होल पर बात नहीं करती है। उसके बाद में सी ऑप्शन हम देखें, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अदर प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इन सबको एक्सप्लेन नहीं करती। क्या ये बात सही है? बात तो सही है, राइट, कि नहीं एक्सप्लेन करती है। और वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है जिसको एक्सप्लेन करती, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है। दैट मीन्स कि हमारा ये वाला जो है ये भी इसका लिमिटेशन बन रहा है ना। बट अगर हम आंसर देखें तो डी वाला ऑप्शन क्या दिया है? बोथ ए एंड बी। तो अब ऐसे केस में हम करेक्ट ऑप्शन किसको चूज करें? हम ए को करें, बी को करें, सी को करें या डी को करें? तो देखो अब हमने देखा, या हमने जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे जो पढ़े थे उसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक से ज्यादा जो है ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आप कोई भी जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आ सकते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे ही जो है आपके क्या है, सारे ही आपके करेक्ट ऑप्शंस बन रहे हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे इट डज नॉट हेल्प, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर लिखा होता
ऑप्शन बोथ बी एंड सी, तो आप बिल्कुल जो है आंख बंद करके इसको करेक्ट चूज कर सकते थे। अब लिखा है बोथ ए एंड बी, अब ऐसे केस में हम क्या करें, तो हमने डी ऑप्शन को चूज किया, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये सारे ही हमारे लिमिटेशंस हैं, ए को करें, बी को करें, सी को करें, तो इससे अच्छा हमने डी ऑप्शन चूज किया जिसमें कि एटलीस्ट 2 तो हमारे आ ही रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये जनरल इंस्ट्रक्शंस में बहुत क्लियरली लिखा है कि आप जो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन को क्या करना होगा, आपको चूज करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज नॉट डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनमें से क्या है जिससे कि क्या नहीं होती है, डिटरमाइन की जाती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पार्ट नहीं होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसका पार्ट होता है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम क्या बोलेंगे, योर ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ आइटम्स इन कॉलम ए टू दैट इन कॉलम बी। देखते हैं क्या है इसमें पेयर्स, कौन से सही आने वाला है। इनकम टैक्स, रेवेन्यू रिसीट, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल रिसीट, मशीनरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या बताना है, इसमें से आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है, दैट मीन्स 1A, 2B, 3C एंड 4D आपको जो है बताना होगा। बोरोइंग्स कर रहे हैं अगर, तो वो क्या होगी, वो कैपिटल रिसीट का पार्ट होगी, तो ये चीज जो है यहां से गलत हो गई। अगर मशीनरी गवर्नमेंट ने खरीदी है, अगर मशीनरी जो है गवर्नमेंट खरीद रही है तो वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। उसके बाद में कॉर्पोरेशन टैक्स कैपिटल रिसीट होगी क्या, नहीं होगी। इनकम टैक्स रेवेन्यू रिसीट होगी, बिल्कुल इनकम टैक्स आपका रेवेन्यू रिसीट होने वाला है। दैट मींस आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए 1A, इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, डैश इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या है जो कि प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। देखो थोड़ा सा याद करो, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर प्रॉफिट को पढ़ा है, इनकम मेथड के अंदर प्रॉफिट को पढ़ा है, और हमने देखा है कि अगर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं होता है तो उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन तीनों ही चीजों को ऐड करके प्रॉफिट हमें मिलता है। दैट मीन्स ये सारे ही क्या है, ये सारे ही आपके पार्ट है किसके, प्रॉफिट के। आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन डी आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन। हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स तीनों को ऐड करते हैं, तब जाकर हमें क्या मिलता है, तब जाकर हमें मिलता है अपना प्रॉफिट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया और ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब जो है हमारे पास में एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को 47 to 50 क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस्ड आंसर करने होंगे। अब केस स्टडी में हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे फिर केस स्टडी को पढ़ोगे, ठीक है। अब एट प्रेजेंट में पहले केस स्टडी पढ़ूंगी, बिकॉज अगर मैं इतनी बार जो है स्लाइड्स चेंज करूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं पहले केस स्टडी पढ़ रही हूँ फिर क्वेश्चंस पढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये आपके जो है एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ लेना फिर केस स्टडी पर आना। क्वेश्चंस को फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना, ताकि जब आप केस स्टडी पढ़ो तो आपको जो है समझ में आ जाए कि कहां से किस क्वेश्चन का हमें आंसर करना होगा, ठीक है। देखते हैं क्या केस स्टडी गिवन है। द ऑर्डिनल लिस्ट रिवॉल्यूशन ओरिजिनेट्स इन द क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस of the theory of demand, namely the principle of decreasing marginal utility, as Alfred Marshall 1890 to 1898 used it. The rejection of hedonist hypothesis led Irving Fisher and Pareto to favor an objective of or positive approach to economic concepts. The ordinal list revolution is grounded in a methodological transformation of economics that puts the fact of objective experiences as the foundation of economics and provided a research program for ensuring years, ठीक है। Green and Morse 1993, Levin 1996। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ
पैराग्राफ है उसमें बेसिकली आप लोगों को जो है ऑर्डिनल लिस्ट रिवोल्यूशन के बारे में, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है उसे याद कर लेना। यहाँ पर थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कुछ बात की गई है, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले पैराग्राफ से ये समझ में आया कि इन सारी चीजों से रिलेटेड है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, और अगर केस स्टडी से रिलेटेड होंगे तो वेरियस फिर हम इस केस स्टडी के अंदर से जो है आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। Then mathematically, ordinalism is entirely based upon the idea that one can dispense with the use of the specific utility function and that no meaning shall be attached to utility measurement except as an ordinal principle. Clearly, the development of ordinalist must be separated from the introduction of the concept of the indifference curve. Ordinalism was first advocated in Fisher's mathematics investigation and Pareto's Sunto and Manuel, while the indifference curve had appeared in F.Y. Edgeworth's mathematical physics. It was thus only through Fisher's and Pareto's recasting that the concept of indifference curve became irreversibly associated with the promotion of ordinalism. ठीक है, तो यहाँ पर जो है और भी एक दो टर्म्स आ जाते हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व आ गया, ठीक है। उसके अलावा यही ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट वगैरह ये चीजें जो है ये हम लोगों ने इस वाले पैराग्राफ में देखी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, अच्छा अभी हमारे पास में थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फ्रॉम द लेट 1920s द Paretian school was progressively gaining a larger audience while the use of concept of marginal utility and other derivative concepts was challenged। ठीक है, अब यहाँ पर आया क्या टर्म, मार्जिनल यूटिलिटी। Consequently, demand theory was recast along the principles of individual preferences and ordinal utility functions. Nevertheless, English authors proved very silent about the meaning of indifference curves. Most, if not all, the reflections after 1920 about the nature of indifference curves took place in America, mainly under the impulse of Henry Schultz at Chicago. This is an American story। ठीक, अब चलते हैं किस पर, अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन आता है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ स्टडिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी को पढ़ने का कौन सा इनमें से वे नहीं है। ऑप्शंस आर कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, सी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, और डी है आपका नीदर ए नॉर बी। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात समझो कि जो यूटिलिटी है वो वैसे तो यूटिल्स में एक्सप्रेस की जाती है, लेकिन यूटिलिटी की हेल्प से हम जो है सेटिस्फैक्शन को मेजर कौन से अप्रोच में करते हैं, कार्डिनल अप्रोच में करते हैं। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो है हम यूटिलिटी को जो यूटिल्स में होती है उन्हें हम रुपी में एक्सप्रेस करके और अपना जो है सेटिस्फैक्शन लेवल बताते हैं। ठीक है, दैट मींस अगर हम कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो उसमें यूटिलिटी को जो है स्टडी किया जाता है, और अगर ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ऑर्डिनल अप्रोच में क्या करते हैं हम, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जो रैंक्स हैं इनके थ्रू, दैट मींस क्वालिटेटिव टर्म्स में जो है आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो निकाला जाता है, एंड यूटिलिटी को जो है क्या माना जाता है, क्वांटिटेटिव मेजर माना जाता है। सो यूटिलिटी आपके ऑर्डिनल अप्रोच का पार्ट नहीं होती है, राइट। जो यूटिलिटी है वो आपके ऑर्डिनल अप्रोच में इंक्लूडेड नहीं है। दैट मींस कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि नॉट अ वे ऑफ स्टडिंग यूटिलिटी, तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच में जो है हम यूटिलिटी को स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक, आई होप सो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर हाउ इज यूटिलिटी मेजर्ड इन ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है उसमें यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, इन यूटिलिटी थ्रू इंडिफरेंस कर्व्स इन रुपीस थ्रू अकाउंटिंग, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग क्या देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कितना सेटिस्फैक्शन लेवल है। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में इंडिफरेंस कर्व यूज किया जाता है।
उसके बाद में कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिलिटी। ठीक है, तो अब आपको जो है आंसर बताना है ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। द स्टेटमेंट इज ट्रू, the statement is false, as an ordinal utility the utility is measured in utility. The statement is false, as in cardinal utility the utility is measured with indifference curves. The statement is false, as in cardinal utility utility cannot be measured. Correct option would be your option A, that is the statement is true. ठीक है, जो utility है उसे हम utils में लेते हैं and then उसे जो है rupees के terms में हम लेते हैं वैसे तो। so ये जो है आपका statement A जो है ये आपका true statement होगी। Then comes next question. Dash is the curve showing different combination of two goods, each combination offering the same level of satisfaction to the consumer. ये कौन से पर्टिकुलर कर्व को हम ये बोलते हैं जिसमें कि हम जो है देखते हैं कि कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है आपके डिफरेंट गुड्स के, और उसमें से हम ये बताते हैं कि जो हर एक कॉम्बिनेशन है वो इनडिफरेंट है, मतलब कि उसमें जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हर एक कॉम्बिनेशन में। तो ऑप्शंस आर इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। कौन से कर्व को बोलते हैं? दैट इज इंडिफरेंस कर्व। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, इज द कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन to the consumers. All right, so I guess जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो पूरा मॉक टेस्ट है, आई होप सो कि ये पूरा ही मॉक टेस्ट अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। ना इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आपको वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, इसे स्क्रॉल कीजिएगा, आप लोग देखोगे लेफ्ट साइड पर आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि CUET पढ़ना है, हम CUET पर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करने से जो वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। ये आप लोग बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके वॉच नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा, यहाँ से आपको जो भी पढ़ना है उस पर्टिकुलर वीडियो पर क्लिक करना, उसके वॉच नाउ पर, तो जो वीडियो वो प्ले हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना है, हमें कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर देना और फिर से जो है वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा एंड फिर से आप सेम प्रोसेस अप्लाई करके जो भी पर्टिकुलर चीज या जो भी पर्टिकुलर वीडियो आपको देखना है, टॉपिक समझना है, वो आप बहुत ही इजीली जो है एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोज। थैंक यू।